नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एवरी वॉइस मैटर। जैसा कि तमाम आज 2-4 महीने से उथल पुथल चलती रही और राजनीतिक जितनी जो बयार चली, किसी का बीजेपी की तरफ रुख था, किसी का समाजवादी पार्टी की तरफ रुख था, कोई कांग्रेस वाला था, कोई बीएसपी वाला था। और जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था 10 तारीख को, उस दिन भी हम लोगों ने अलग अलग कार्यालयों पे जाकर और वहाँ के हालात और वहाँ के माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश किया। हालांकि उस टाइम वो शुरुआती रुझान चल रहा था, लेकिन जो शुरुआती रुझान था कहीं ना कहीं वो आखिर तक जाते जाते रुझान बीजेपी की जीत में तब्दील हो गया और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में फिर से बन गई। हालांकि जो 32%, 30%, 32% का ये वोटर्स समाजवादी पार्टी का जो वोटर्स रहा, उसको कहीं ना कहीं मायूसी नज़र आई और उसके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया। हालांकि माहौल बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिख रहा था ज़ाहिरी तौर पे बनिस्बत बीजेपी के। उसके बाद भी जब रिज़ल्ट आया तो कहीं उसके उलट रहा, बिल्कुल विपरीत रहा। समाजवादी पार्टी ने उसके बारे में सोचा नहीं था कि वाकई में इस तरीके का भी रिज़ल्ट आ सकता है। समीक्षा की बात दौर चल रहा है और गलतियां कहाँ हुई, रणनीति बनाने में कहाँ चूक हो गई, अन्य दलों के नेताओं को लेके आए थे या छोटे छोटे दलों को जो जिनका अलायंस किया था, वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुआ। जो उम्मीदें थीं समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि हमें जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और जो छोटे छोटे दल हैं उसके 1%, 2%, 3% जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में समाहित होकर और एक बहुमत की तरफ अग्रसर होगा। हालांकि उसमें मायूसी हाथ लगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बड़े खामोशी से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, उसको धार दिया। उनके जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे वहाँ तक का मैनेजमेंट, उन्होंने बूथ लेवल मैनेजमेंट किया था, माइक्रो मैनेजमेंट पे बल्कि काम किया था उन लोगों ने। और मैन टू मैन मार्किंग किया था कि कहीं ना कहीं एक एक आदमियों को उन्होंने साधने की कोशिश किया। क्षेत्रीय जो समस्याएं रहीं और जो क्षेत्रीय मुद्दे रहे, उन पे उन्होंने बहुत बारीक निगाह रख के उस पर काम किया। जैसा कि पश्चिम में 1 साल तक कमोबेश आंदोलन चला और ये ऐसा लग रहा था कि वो आंदोलन समाजवादी पार्टी को उसका फ़ायदा दिलाएगा। राकेश टिकैत से लिए जयंत चौधरी तक काफ़ी जो है उसको उस मुद्दे को भी उछाला गया था, किसान आंदोलन को। लेकिन उसको जो रिज़ल्ट आया, कहीं ना कहीं ज़मीन खिसकने वाली बात हो गई। जो किसानों को लेके इतना बड़ा जो एक माहौल बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी से किसान नाराज़ है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो कहीं ना कहीं देखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं बात करूं अगर मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर ज़िले में समाजवादी पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था, ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात हो, और बहुत फूंक फूंक के कदम रखा। उसके बावजूद मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले में जो सीटें थीं उस पर बहुत मायूस कुन रिज़ल्ट सामने आया, उसका अंदाज़ा नहीं था। और जो विश्लेषक लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो जाट वोट रहा आरएलडी पे, तो वो जहां आरएलडी के कैंडिडेट था वहां तो वो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का जहां कैंडिडेट लड़ रहा था अलायंस से, वहाँ वो जाट वोट का कहीं ना कहीं जो झुकाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जाट वोट शिफ्ट नहीं हुआ, उन्हीं जगहों पे हुआ जहाँ पे आरएलडी का कैंडिडेट था, जिसका ये नतीजा हुआ कि आप देखिए तीसरे चरण में 50 सीटों पे चुनाव हुआ, 50 सीटों पे, जिसमें आप एटा, इटावा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, कासगंज जैसे ज़िले शामिल थे। उसमें भी 49 में से 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जो कि अखिलेश यादव जी के घर के आसपास का ज़िला था। उसमें भी बिल्कुल सोच से परे जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई, उससे तो समझ ही में नहीं आ रहा है इनके वोटर्स को, इनके पार्टी के मुखिया को, समाजवादी पार्टी के, कि ये कैसे हो गया। अब यहाँ हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है वो बहुत ही सटीक
और बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट की निगाहें रही हैं, उस पर उन्होंने काम किया। बूथ मैनेजमेंट पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, भीड़ तो दिखती थी कहीं ना कहीं रथ यात्रा में, और ये जवानी है कुर्बान इस टाइप के नारे लगते थे, यूथ इनके साथ था, और टोपी और झंडा और बैनर के साथ साथ। लेकिन कहीं ना कहीं जब वोटर्स को वहाँ बूथ तक ले जाने तक का जो मैनेजमेंट होता है, जो घर से ले जाके और बूथ तक दिलवाने वाली बात होती है, वहाँ वो फेल हो गए। वो ऊपर ऊपर तो रहे, नारेबाजी करते रहे, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्टिव रहे। लेकिन बात सोशल मीडिया की आई तो मैं ये भी कहूँगा कि इसमें भी ना भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही उन सब चीज़ों से अलग हट के, जैसा कि महिलाओं पे उन्होंने काम किया, और बहुत बड़ा एक महिलाओं का वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी में गया। लगभग 60% के आसपास महिलाओं ने वोट किया। महिलाओं की तो उनका आईटी सेल उस पर जो काम किया बनस्बत उसके समाजवादी पार्टी के जो आईटी सेल रहा, वो उसमें वो कहीं ना कहीं सिर्फ अखिलेश यादव जी की ब्रांडिंग में ही उसने ध्यान दिया, और उनकी ब्रांडिंग तक ही वो सीमित रहा, ना कि जो ज़मीनी जो मुद्दे रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे रहे, नौजवानों के, किसानों के, और बेरोज़गारी के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, वो ऊपर ऊपर तो होते रहे। लेकिन जो गांव के अंदर एक जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ तक इनके आईटी सेल और इनके जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं उन तक भारतीय जनता पार्टी का जो मैसेज रहा, जो उनकी नीतियां रही, जो रणनीति रही, उसको पहुंचाने में कामयाब रहे, जिसका ये आज रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ। अगर ये बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं तो एक तो ये था कि अखिलेश यादव की जो रणनीति थी, छोटे दलों को लेके हम वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे। वोट परसेंटेज जब बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, इनको लगा कि वो सीटों में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सीट में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, और वोट परसेंट तो इनका बढ़ा, नो डाउट। वोट परसेंट इनका लगभग 32% के आसपास पहुंच गया। लेकिन इनके ये समझ में नहीं आ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक, वहाँ से दरक कर, वहाँ से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ इनका वोट बैंक बढ़ा, वहीं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी वोट बैंक काफ़ी उछाल के साथ लगभग 40 से 42% के आसपास पहुँच गया उनका वोट बैंक। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। ये लग रहा था अखिलेश यादव को कि कहीं ना कहीं वो जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, वो अपने आप में थोड़ा रुका रहेगा, क्योंकि इससे पहले 2-3 इलेक्शन में वो सीटें भले कम हो गई हों बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो वोट बैंक उनका बरकरार रहा। इन्होंने ये सोचा, इन्होंने अपना वोट बैंक तो छोटे छोटे दलों से बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जाके शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जयंत चौधरी जी को भी 35 से 36 सीटें दी गई थी, और जब रिजल्ट आया तो कहीं 8 सीटों का उनको जो है 8 सीट उनकी निकली होगी लगभग। तो जो यानी जो सोचा गया था कि पश्चिम से बहुत बड़ी लहर चलेगी, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। और जयंत चौधरी के भी वोट बैंक का जो अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सीटों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर समाजवादी पार्टी यूं ही अपने बलबूते अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ती तो शायद उसको इतनी सीटें मिल जाती। 8 सीट कोई बहुत माने नहीं रहा। जैसे बिहार में आप देखेंगे कि क्या हुआ था, कांग्रेस को उन्होंने इतनी सीटें दे दी थी, लगभग 40 सीटों के आसपास दिया था, और वो देखा जाए तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, तो उसका नुकसान वहाँ तेजस्वी को मिला था। वही कहीं ना कहीं यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी के रूप में मिला, कि लग रहा था कि इनको 36 सीटें दे देंगे तो कहीं ना कहीं 20-25 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन आ गए 8 सीटों पे, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो अपने कैंडिडेट को, समाजवादी पार्टी के जो इनका अपना वो वर्कर्स था, इतने सालों से काम कर रहा था, को टिकट ना दे के अन्य दलों से जो नेता आए उनको टिकट दिया। उन लोगों ने भी बहुत कुछ नहीं मतलब बहुत सफलता नहीं हासिल की। जो उम्मीद थी कि इनको सफलता मिलेगी,
वो सफलता नहीं मिली। और आप देख लीजिए कि जो भी अलायंस के जो इनके जो साथी रहे, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहा। बल्कि अगर ये समाजवादी पार्टी के ही भाई बहुत सी सीटें ऐसी रही, इन्होंने अपने जीते हुए जो इनके कैंडिडेट थे उनको आपने, जैसे जौनपुर का आप ले लीजिए मिसाल। जौनपुर में लास्ट टाइम पे आपने सदर सीट पे पहले तो पप्पू मौर्य का हुआ, फिर बाद में ये हुआ नहीं, अरशद खान की तरफ चले गए। और अरशद खान को तब दिया जब नदीम जावेद कांग्रेस से आ गए और बहुजन समाज पार्टी से भी मुस्लिम आ गए, एमआईएम से भी मुस्लिम लड़ रहे थे, तो वहाँ हार गए। आप रुदौली की सीट पे भी बात कर सकते हैं, रुश्दी मियाँ का टिकट आपने नहीं दिया, फिर आपने आनंद सेन को दिया। और बीजेपी से वहाँ पे पहले भी आपके विधायक रहे रामचंद्र यादव जी। रामचंद्र यादव जी वहाँ 2 बार लगातार से विधायक रहे हैं। और अब की बार आनंद सेन जी को भी, आनंद सेन यादव को भी आपने टिकट दिया समाजवादी पार्टी से। वहीं रुश्दी मियाँ को नहीं मिला, रुश्दी मियाँ बहुजन समाज पार्टी से लड़ गए। हाँ, और रिजल्ट क्या आया? आनंद सेन जी भी हार गए, रुश्दी मियाँ भी हार गए, वहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ऐसे कई एक सीटों पे ये हुआ कि जहाँ उन्होंने दूसरों को साधने के लिए भी लास्ट मोमेंट पे ये फैसला जो बदला, कभी उन्होंने दिया, फिर उसके बाद वापस ले लिया फॉर्म। तो इससे कई एक सीटों पे प्रभाव पड़ा, और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हुआ। अन्य दलों से कई ऐसे नेता आए जिनको इन्होंने टिकट दिया, हालांकि वो जीत नहीं हासिल कर पाए। और कहीं वहीं अगर अपने वर्कर्स को देते तो शायद रिजल्ट कुछ और भी आता। सब मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बहुत बड़ा जो ये ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं कि ये लग रहा था कि भारत समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे तौर से बनने जा रही है। युवा वर्ग साथ में है, महिलाएं साथ में है, किसान साथ में है, और कहीं ना कहीं नौकरी पेशा के लोग और पेंशन बहाली को लेके भी कर्मचारी वर्ग बहुत ज़्यादा उत्साहित था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कहीं इसके उलट रहा। ये उम्मीद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नहीं थी। और अब इनकी आगे क्या रणनीति होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो लोग लगे हुए हैं निरंतर। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना कि पॉलिटिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि ये अब इससे काम नहीं चलेगा, कि जब आप चुनाव आएगा तो आप थोड़ा सा पहले आएंगे और जब चुनाव आएगा तब आप अपने संगठन को एक्टिवेट करेंगे। ऐसा नहीं है। आपके जो फ्रंटल संगठन थे, माइनॉरिटी का संगठन था, वो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो वो चंद महीने पहले एक्टिव हुए, और लास्ट में जाते जाते उनको तो पता भी नहीं चला। इलेक्शन के 5-7 दिन पहले तक तो उनको पोस्ट मिल रही थी, वो यहाँ से अपने अपने सर्टिफिकेट लेके जा रहे थे। और जब गए तो उनको समझ ही में नहीं आया कि हमको करना क्या है। ना तो उनको वो काम दिया गया और ना उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग की गई, कि जिनको भी जो जिम्मेदारी दी गई उनके ऊपर उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था, उसकी जवाबदेही तय नहीं थी कि जो हमें काम मिला हम काम वो कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, और उसका कोई मॉनिटर नहीं था कि जो मॉनिटरिंग करता। तो एक तो संगठन में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत देरी की थी कि अब जब इलेक्शन आएगा तो रखेंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर भंग कर देंगे। ये ऐसा नहीं होता है। आपको तो 5 साल तक लगातार, और ये कहिए कि जब आपने पार्टी बनाई ली है, संगठन बने हुए हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से तो कहीं ना कहीं आप हटा सकते हैं, दूसरों को रख सकते हैं, औरों को मौका दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं से दुरुस्त नहीं लग रहा है कि आज आपको काम है तो आपने एक्टिवेट किया, काम खत्म हो गया उनको निष्क्रिय कर दिया। ऐसा मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी संगठन के लोग हैं और जितना उनका फ्रंटल संगठन है, सब 24 घंटा काम करते हैं और उनके एक के बाद एक आपको मैं बताऊं, अमित शाह जी अभी 4 राज्यों में कहीं ना कहीं उनकी जीत दर्ज हो गई। अब जीत दर्ज होने के बाद उनको जश्न का मामला नहीं समझ में आ रहा, वो फौरन निकल गए दूसरे प्रदेश के लिए। मेरे ख्याल से त्रिपुरा जैसे राज्य में वो चुनाव होने 1 साल बचा होगा, तो वहाँ के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। वो जश्न जिसको मनाना है वो मनाए, उनको काम करना है। तो ये सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव जी को कि कहीं ना कहीं संगठन से भी काम लेना है तो उनको जिम्मेदारी दें, मॉनिटरिंग करें, उनकी जवाबदेही तय हो, अपने आईटी सेल को एक्टिव करें अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो, क्योंकि उनका संगठन,
वो उनके उनके संगठन लगातार काम करता रहता है, उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है, उसकी जवाबदेही तय होती है। अगर आप लगातार काम नहीं करेंगे और जब इलेक्शन आएगा तब कहीं आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा। जैसे बहुजन समाज पार्टी को आप ले लीजिए कि आज कहाँ पहुँच गई, वोट बैंक भी ख़त्म हो रहा है, सीटें जो है ख़त्म के बराबर हो गई, एक सीट निकल गई नाम की। आज उनकी मुखिया खुद किसी सदन की सदस्य नहीं है। वो समीक्षा करेंगी तो क्या करेंगी? अब अगर ऐसे ही करना है कि धीरे धीरे ख़त्म ही कर देना है और परिवारवाद का जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद चलाते हैं, तो इस पे तो कुछ लगाने का काम उन्होंने किया। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ है उसको भी बहुत हद तक जो है जो उल जलूल टाइप की बयानबाजी आ जाती थी या मंच से कोई नेता बोल देता था, उस पर भी अंकुश लगाया, परिवारवाद पे भी अंकुश लगाया। लेकिन जो संगठन पे इनको काम करना था उस पर कहीं ना कहीं चूक हुई। और अन्य दलों को, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य की आप मिसाल ले सकते हैं, उनको लेके आए ये सोच के कि मौर्य वोट को हम साथ लेंगे, एक बड़ा नेता लेके आ गए, लेकिन उसका उल्टा हो गया। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद जीत नहीं पाए और बुरी हार हो गई उनकी। जब मौर्य जी खुद नहीं जीत पाए तो उनका समाज कहाँ उनके साथ आता, ये भी एक चूक हुई। इन सब चीज़ों की समीक्षा करने की ज़रूरत है और लगातार रणनीति बना के और लगातार जो है उस रणनीति को, उस मुद्दे को धार देने की ज़रूरत है। वरना आने वाले वक्त में इनका जो बहुत ही वफादार वोटर कह सकते हैं, मुस्लिम वोटर्स जो समाजवादी पार्टी का लगातार साथ देता चला आ रहा है और 100% आप कह सकते हैं 90+ % उसने वोट किया समाजवादी पार्टी को, एक तरफा वोट किया है और हर इलेक्शन में करता चला आया है। इन्होंने वो भी कांग्रेस से अलायंस किया, उसमें भी बुरी हाल हुई, सिर्फ मुस्लिम वोटर्स बचा रहा। बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया, उसमें भी यही हाल हुई। अब देखिए ये छोटे छोटे दलों से इन्होंने अलायंस किया और इस अलायंस के साथ साथ इन्होंने मुसलमान कि किसी एक पार्टी से, कोई भी जो पार्टी रही हो, पीस पार्टी रही हो, उलमा काउंसिल रही हो, MIM रही हो, और मुस्लिम मजलिस और मुस्लिम लीग तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ख़त्म ही हो गए, लेकिन किसी एक को भी टच नहीं किया, ये सोचते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे हिंदू वोटर्स खिसक जाए। और नतीजा क्या हुआ? उनको आपने नहीं लिया, हिंदू वोटर्स को आपने साधने की कोशिश की, उसके बावजूद आप रिजल्ट खुद देख लीजिए, आपने उनको टच नहीं किया, उसके बावजूद मुसलमानों ने पूरे तौर से आपको वोट किया। आपके जो भी सीटें निकली हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम वोटर्स का रहा। इसके बारे में अखिलेश यादव को भी सोचना पड़ेगा। और एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए बहुत ही सटीक और बहुत ही बेहतरीन रणनीति पे काम करना पड़ेगा। जात पात से उठ के, धर्म मजहब से उठ के इनको मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, सर्व समाज की बात करनी पड़ेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं अगर वो लगता है कि हमारी तरफ इस चीज़ की कमी है तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इस पूरे समीक्षा में अगर आपको लगता है कि हमारी तरफ से कुछ बातें आप तक पहुंची है जो आपके सोचने समझने में मदद करेगी, तो आप हमारे इस चैनल को एवरी वॉइस मैटर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे इस वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, बुरा लगा हो तो हमें कम से कम सही बात करने की बताएं कि हम जिससे आप तक जो है सही बात को पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब।